नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। आपके जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2018 है, उसके जो बचे हुए 6 सब्जेक्ट थे, उनका काउंसलिंग शेड्यूल आपको पता है आ चुका है। जो 6 सब्जेक्ट थे, ये बी ग्रुप के ही थे, 6 के 6 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड 2018 के। तो इनका आपको पता है काउंसलिंग शेड्यूल डिक्लेयर हो चुका है। जो 14 सब्जेक्ट थे उनकी काउंसलिंग पहले हो चुकी थी, आपको पता है 14 सब्जेक्ट की पहले काउंसलिंग हो गई थी, जो कि आपके अजमेर में कहाँ हुई थी, गवर्नमेंट कॉलेज में, आईएससी में हुई थी। जो कहाँ है, एक बीकानेर में, दूसरा कहाँ है, अजमेर में। 2 आईएससी है, बीकानेर अजमेर। तो ये कहाँ हुई थी, आईएससी अजमेर में काउंसलिंग हुई थी आपकी, जो 14 सब्जेक्ट की काउंसलिंग हो गई थी। तो आज अपन बात करेंगे कि जो बचे हुए 6 सब्जेक्ट की काउंसलिंग है उनके बारे में, और ए और सी ग्रुप जिनकी काउंसलिंग हो चुकी थी उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और जो आपका काउंसलिंग लेटर है, जो प्रपत्र आए हैं आपके, वो वेबसाइट पर आ जाएंगे आपके जो 6 सब्जेक्ट इनके। तो इनको, और डिटेल्ड फॉर्म है, इसको कैसे फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई कमी तो नहीं रह जाए, वो सारी चीजें मैं आपको आज को बताऊंगा। तो देखो देखें, जो मैंने जब आरपीसी में जहाँ वहाँ गया, मैंने आईएससी अजमेर में, वहाँ का जो मैंने देखा लाइव नज़ारा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा कि आपको कहाँ सिग्नेचर करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। तो आपको पता है जो 6 सब्जेक्ट है इनकी काउंसलिंग है। अब यहाँ आईएससी अजमेर में नहीं होकर के इन 6 सब्जेक्ट की काउंसलिंग कहाँ होगी, आरपीसी जो है अजमेर में होगी। कौन सी जगह, आरपीसी अजमेर, गुगरा घाटी जाना पड़ेगा आपको। यानी कि 6 सब्जेक्ट की काउंसलिंग है, वो आपकी काउंसलिंग है जो 6 सब्जेक्ट की बी ग्रुप की, वो आरपीसी अजमेर में गुगरा घाटी है वहां पर होगी, ना कि गवर्नमेंट आईएससी अजमेर में। जहां पहले 14 सब्जेक्ट की वहां बनी हुई थी, अब इन 6 सब्जेक्ट की वहां पर होगी। और बात करें फर्स्ट ग्रेड 2018 का ए और सी ग्रुप का रिजल्ट, ए व सी ग्रुप, जो ए और सी ग्रुप है इनका रिजल्ट है वो आपके 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से फाइनल रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। डेली के कभी एक सब्जेक्ट के आएंगे, कभी 2 सब्जेक्ट के आएंगे। और जो बी ग्रुप की काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग आपको पता है कब से है, 5 अक्टूबर से स्टार्ट है। ये आपके 5 अक्टूबर से स्टार्ट है और कब तक चलेगी, अक्टूबर एंड तक चलेगी। ये काउंसलिंग 26 अक्टूबर तक चलेगी, यानी अक्टूबर एंड तक काउंसलिंग चलेगी। ये अक्टूबर एंड तक काउंसलिंग चलेगी। 5 अक्टूबर से स्टार्ट है 6 सब्जेक्ट की, जिसमें पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये बी ग्रुप वाले सब्जेक्ट हैं। तो 10 अक्टूबर से फाइनल रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे ए और सी ग्रुप के, जिनकी काउंसलिंग 14 सितंबर जो है और 15 सितंबर तक हो चुकी। उसके अलावा फिर इनको 2 दिन मौका दिया गया था, 16 से 18 तक, 3 दिन जो कैंडिडेट काउंसलिंग में प्रेजेंट नहीं थे, अब्सेंस थे, उनको मौका दिया था 16 से 18 तक। तो यानी 18 सितंबर तक जिनकी काउंसलिंग हो चुकी थी, उन कैंडिडेट का ए और सी ग्रुप का जो 10 अक्टूबर से फाइनल रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ए ग्रुप की पहली काउंसलिंग हो गई थी राजस्थान हिंदी की, तो उनसे शुरुआत हो जाएगी वापस फाइनल रिजल्ट की। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अब बात करते हैं आपके आगे न्यू वैकेंसी। न्यू वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी। ये वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद 3000 पोस्टों पर जो आपके फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी आएगी, तो आप चिंता नहीं करें। तो आपके जो 6 सब्जेक्ट की काउंसलिंग है, आपके जो काउंसलिंग लेटर है वो आज आरपीसी की वेबसाइट पर डाल दी जाएंगे। आपको क्या करना है, आरपीसी की साइट पे जाना है, वहां पर आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, और वहां पर आपको अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से क्या करना है, लॉगिन करना है। रोल नंबर और डीओबी से क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। जब वहां पर लॉगिन करोगे तो आपके सामने जो है एक पॉपअप दिखाई देगा कि जो काउंसलिंग लेटर है, ठीक है, उसको कौन से पेज पर, लीगल पेज पर डाउनलोड करना है, लीगल पेज पर। ठीक है, और डिटेल्ड फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है, करके प्रिंट आउट निकलवाना है A4 पर। ये आपको प्रिंट आउट A4 पर निकालना है, इसका प्रिंट आउट लीगल पेज पर निकालना है। किसका, काउंसलिंग लेटर का।
काउंसलिंग लेटर का प्रिंट है, लीगल पेज पर निकालना है। उसके बाद बात करें आपको क्या क्या करना है। देखो तो आप जब निकालोगे तो आपके सामने ये जो है आपका ये काउंसलिंग लेटर है, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 का काउंसलिंग लेटर है, लेटर फॉर काउंसलिंग। ये लीगल पेज है, देखो ये पेज लीगल पेज है और जो ये पेज है ये A4 है। इतना सा फर्क है, ये A4 है और ये लीगल पेज है। देखो बाकी चौड़ाई सेम है, कोई फर्क नहीं है विशेष, लेकिन लंबाई है वो थोड़ी सी आपकी जो है ये देख सकते हैं आप, लंबी है आएगी लीगल पेज की। तो प्रिंट आउट है आपको काउंसलिंग लेटर का लीगल पेज पे निकालना है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट चाहे डिटेल फॉर्म हो, चाहे आपके मार्कशीट की फोटोकॉपी हो, चाहे डिग्री की फोटोकॉपी हो, चाहे अन्य प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी हो, वो सब A4 पे निकलवा लेना। देखो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। काउंसलिंग लेटर, ये जो लेटर है काउंसलिंग लेटर कितने पेज का आएगा, ये 4 पेज का आएगा। देखो कितने पेज का है, ये 4 पेज का है। कितने पेज का काउंसलिंग लेटर, 4 पेज का है। और ध्यान रखना 4 पेज है, इसमें से एक पेज तो दिशा निर्देश का है। तो आपके पेज कितने काम के, केवल 3 ही पेज काम के हैं, 3 पेज हैं और आपके काम के हैं, ठीक है, 3 पेज ही काम के हैं, बाकी कोई काम के नहीं। इसके अलावा डिटेल फॉर्म है, ये डिटेल फॉर्म है आपके 12 पेज का है, इसमें 3 पेज दिशा निर्देश के हैं, तो इसमें भी 9 पेज ही काम के हैं। डिटेल फॉर्म है, इसको A4 पर प्रिंट आउट निकलाना, कितनी कॉपी, डबल कॉपी, इसकी 2 कॉपी चाहिए। काउंसलिंग लेटर है लीगल पेज पर, कितनी कॉपी, 1 कॉपी चाहिए। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, आप निकलवा लेंगे, आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं अच्छे से। तो ये काउंसलिंग लेटर है, इसको आपको कुछ कहीं नहीं लगाना है, आपको सीधा हाथ में रखना है। जब आप गेट में एंट्री लेंगे तब आपको ये काउंसलिंग लेटर दिखाना है और इसका कोई मतलब है नहीं। अब ये जो काउंसलिंग लेटर के साथ में ये जो प्रपत्र आए हैं, देखो 4 पेज आएंगे, मैंने कहा ना आपको 3 पेज काम है, एक दिशा निर्देश है, उसका कोई मतलब नहीं। पीछे जो पेज आएंगे तो प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2, ये 2 प्रपत्र आएंगे, 4 पेज आएंगे टोटल। एक काउंसलिंग लेटर हो जाएगा, वो आपको खुला रखना है सीधा लीगल पेज पे, और 2 प्रपत्र ये लीगल पेज पे, एक दिशा निर्देशालय है, उसको आप प्रिंट आउट निकला तो निकला दे, नहीं तो मत निकलवाए, भले 3 पेज काम के हैं। तो ये जो आपके हैं ये प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2, तो इसमें देखो आपको प्रपत्र 2 है जिसमें आपकी क्या लगी आएगी, फोटो लगी आएगी। इस प्रपत्र 2 को आपको सबसे ऊपर लगाना है और प्रपत्र 1 को नीचे लगाना है, ठीक। प्रपत्र 2 पे एक फोटो यहाँ लगाना है, आपको स्टेपल कर लेना चाहिए, आप चिपका लेना, चिपका भी सकते हैं, मैंने चिपकाई थी तो आप यहाँ चिपका लेना। और ये आपको क्या करना, कुछ मत भरना। अगर आप भरना चाहो तो केवल यहाँ डिवीजन भर सकते हो, नहीं तो आप मत भरें, डिवीजन भी वो अपने आप ही भर देंगे। मैंने तो नहीं भरी थी, उन्होंने खुद अपने आप भर ली थी। बाकी यहाँ पर आपको इसमें कुछ भी मत भरना, दिनांक, विज्ञापन के देते, आयु, शुद्धि पत्र देते, आयु, आपको कुछ नहीं करना। अब जब आप यहाँ फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो लोगों के साथ समस्या हो रही है कैंडिडेट के साथ कि फॉर्म सर हमने एडिट किया था और नहीं किया था। तो ध्यान रखना, यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको हम आपका जब काउंसलिंग लेटर डाउनलोड, यहाँ अगर आपको ओल्ड लिखा आता है तो आप 1 जुलाई 2018 के अकॉर्डिंग भरें अपनी आयु, और यहाँ अगर न्यू लिखा आता है तो आप 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग अपनी आयु भरें। तो यहाँ देख लेना काउंसलिंग लेटर पे यहाँ ओल्ड या न्यू लिखा हुआ आएगा आपके, जैसे मेरा ओल्ड लिखा तो 1 जुलाई 18 के अकॉर्डिंग, अगर एडिट करने के बाद आपने कुछ किया है नया भरा है तो न्यू लिखा आएगा, तो 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग तो करनी। ये आपको कुछ भी मत भरना, प्रपत्र 2 को मत भरना बिल्कुल भी। प्रपत्र 1 है, इसमें आपको भरना है, इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ देखो संलग्न पट संख्या लिखनी है, जैसे 1 2 3 4 आप जिस क्रम में लगाएं। और यहाँ पर आपको 10th के सब्जेक्ट लिखने हैं, जैसे मैंने ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट लिख दिया है, पासिंग ईयर लिख देना। इसी प्रकार सर्टिफिकेट भी वही सब्जेक्ट पासिंग ईयर लिख देना। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका ये सब मैंने डिटेल फॉर्म भरा हुआ पड़ा है, वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने PDF फाइल बना के डाल रखा है। तो ये आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट लिखते हैं। जो सीनियर सेकेंडरी में आपके 3 सब्जेक्ट रहे, 2 कंपल्सरी थे, इंग्लिश हिंदी उनको मत लिखें, 3 सब्जेक्ट अन्य थे, जैसे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल रहे, तो ये तीनों लिख दें, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे वो लिख दें। इसके अलावा ग्रेजुएशन में भी वो जो आपके सब्जेक्ट रहे तीनों लिख दें। फिर आपका डिग्री की डेट लिख दें, जिस दिन डिग्री जारी हुई, PG का लिख दें और BEd का लिख दें। और आप ये 2 साल वाली है तो एक ही कॉलम में लिख दें। और अदर कोई अगर आप RCT दिखाना चाहते हो तो दिखाते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल शैक्षणिक योग्यता लिखना, जाति, मूल, आय, यहाँ कुछ भी मत लिखना आप, नहीं तो कोई कैंडिडेट लिख देता है, मत लिखना, कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और तारीख लगा देनी है, जिस जो भी आप लगाना चाहो। काउंसलिंग लेटर के बाद जो डाउनलोड करने के बाद की जो तारीख आपको उचित लगे आप लगा देना। अब ये है जो आपका फॉर्म है, डिटेल्ड फॉर्म। यहाँ पर आपको एक चाहिए 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। तो देखो ये मैंने
ये है पोस्टल ऑर्डर। ऐसा आता है पोस्टल ऑर्डर, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर परचेज कर सकते हैं। ये 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है, आपको 50 रुपए का परचेज करना है, ठीक है। अगर आप 100 रुपए का दो भी कर सकते हो 50-50 के, क्योंकि अगर आप मान लो आय प्रमाण पत्र नहीं है, डिफरेंस वाली पीस भरना चाहते हो, तो आप पोस्ट ऑर्डर एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। तो मेरे पास ये देखो 100 का पोस्ट ऑर्डर, आपको 50 का पोस्ट ऑर्डर एक तो खरीदना ही है सभी कैंडिडेट को, चाहे पीस में छूट ली हो कोई मतलब, एक तो कंपलसरी देना ही है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, डाकघर में अजमेर के डाकघर में अदा करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम और पता लिखना है। आपका नाम हो जाएगा, पिताजी का नाम, एड्रेस हो जाएगा। और यहाँ पीछे यहाँ पर आपके काउंसिल लेटर के अकॉर्डिंग लिखना, आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है और काउंटर नंबर लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। ये 5 चीजें लिखनी है। क्या क्या चीजें लिखनी है पोस्ट ऑर्डर के पीछे, आपको अपना नाम लिख देना, रोल नंबर लिखना है अपने, और जब काउंसिल लेटर डाउनलोड करोगे वहां पर आपको सीरियल नंबर मिलेंगे तो सीरियल नंबर लिखना है, काउंटर नंबर वहां लिखे होंगे तो काउंटर नंबर लिखना है, और आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ये इतनी चीजें आपको क्या करना है, वहां लिखनी है पोस्ट ऑर्डर के पीछे। अब बात करें आगे, तो ये डिटेल फॉर्म भरना है। यहाँ पर आप सारी चीजें, यहाँ आपको एक फोटो चिपका लेना अपना, ये सारी चीजें आप पद कोड वगैरह भर लेंगे आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यहाँ आप सब कुछ भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। ज्यादातर आप सभी समझदार हैं, अगर किसी में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई संतान वगैरह तो संतान का विवरण दे दें, यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख दें। फिर यहाँ आपको शैक्षणिक योग्यता लिखनी है अपनी। फिर इंटर्नशिप वगैरह यहाँ के कुछ मत करना, कैंसिल कर देना, आपके ऊपर सब मुझे लगता है लगभग लागू नहीं, अगर लागू हो तो आप कर देना। बीएड वाली इंटर्नशिप कहीं भर देता मत भरना, बीएड वाली इंटर्नशिप का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे कॉलम है, इनमें क्या कर देना, जो आपके ऊपर लागू नहीं है नील नील कर देना आप। एक ये चीज यहाँ सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर कंपलसरी आपको करना। ये संलग्न सूची में अभिलेख आपको लिख देना है। यहाँ पर भी संलग्न संख्या आप कैसे भी लगा सकते हो, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, 10th की मार्कशीट एक है तो एक लगा सकते हैं, 12th की मार्कशीट एक है तो एक लगाएं, सर्टिफिकेट एक है तो एक लगाएं, ग्रेजुएशन की 3 है तो 3 लगाएं। अगर आप वैसा लगाना चाहिए लगा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी यहाँ पर भी कंटिन्यू लगाएं, 1 2 3 4 5 6, जैसे आप काउंसलिंग लेटर में लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, जैसे 1 2 3 4 वैसा यहाँ लगे। मैंने भी जो काउंसलिंग लेटर में लगाई थी उसी अकॉर्डिंग लगाई थी, यहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट थे उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर देखो मैंने बीएड यहाँ लिख के दें, बीएड आरसीआईटी यूजीसी नेट अगर देना चाहें, नहीं तो कोई नेट का मतलब नहीं, मैंने तो नहीं किया नेट। आरसीआईटी लिख दें, मूल निवास लिख दें, अन्य पिछले वर्ग का प्रमाण पत्र लिख दें, विवाह पंजीयन आपको पता है अगर विवाहित है तो चाहिए, अगर कोई अविवाहित है तो उसको कुछ शपथ पत्र वगैरह नहीं चाहिए, ध्यान रखना अविवाहित का शपथ पत्र नहीं चाहिए। विवाह है तो आपको विवाह का पंजीयन चाहिए, पंजीयन नहीं है तो विवाह का शपथ पत्र चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं चाहे बच्चे नहीं है तो भी आपको संतान संबंधी शपथ पत्र कंपलसरी है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको विवाहित का प्रमाण पत्र और संतान संबंधी शपथ पत्र चाहिए। अगर विवाहित हैं और विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो एक तो आपको विवाहित का और संतान शपथ का प्रपत्र शपथ पत्र है वो चाहिए। अब देखो शिक्षा संबंधी और आपको चरित्र प्रमाण पत्र कोई कंपलसरी नहीं है। आपने लास्ट रेगुलर जहां से की है, जैसे बीएड की है तो बीएड कॉलेज, अगर आपने बीएड की है या अगर मान लो पीजी की है, ठीक है, तो आपको जहां से आपने रेगुलर की, जैसे आपने एमए मान लो प्राइवेट की है तो आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं, आपने एमए से पहले क्या की बीएड की तो वहां कॉलेज से मिलेगा। अगर आपने एमए रेगुलर की है तो एमए वाले कॉलेज से आपको चरित्र प्रमाण पत्र ले आना है, वो लगाना जरूरी है। इसके अलावा 2 अधिकारियों के यानी राजपत्रित अधिकारियों के आपको चरित्र चाहिए, वो कोई कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो ले जाओ, इच्छा नहीं है तो मत ले जाओ। तो मेरी तो इच्छा थी तो मैं लेके गया। ये मैंने इस प्रकार का ये फॉर्मेट है, देखो चरित्र प्रमाण पत्र ये मैंने बनाया, फोटो लगा के यहाँ गजेटेड साइन करवा लिया और डिटेल भर दी। तो आप चरित्र ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, और नहीं ले जाए तो अभी कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन रेगुलर वाला जरूर ले जाना है, लास्ट वाला शेषता वाला। इसके अलावा ये शपथ पत्र है, संतान वगैरह शपथ पत्र आप देना चाहो तो दो, ये देना पड़ेगा। ये संतान का ऐसा शपथ पत्र बनता है। ये तो धूम्रपान वगैरह का मैंने नहीं दिया, बनवा लिया, कोई काम का नहीं है इसलिए मैंने वहां नहीं दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी तो फालतू क्यों दें। तो अब बात करते हैं आगे, ये शपथ पत्रों की बात होगी। आगे बात करते हैं शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। तो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र काफी कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमने जब 2018 में फॉर्म भरा तब अप्रैल थे, हमारा रिजल्ट नहीं आया था। जब 2018 में फॉर्म भरे तब रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है।
उसके बाद रिजल्ट आ गया 20 दिन बाद, हमने एडिट कर दिया, एडिट नहीं किया। मैं बताता हूँ, आपने चाहे 2018 में अप्रैल में थे, चाहे आप 2019 में अप्रैल में थे, ये आपको नहीं भरना है, लागू नहीं करना है। ये आपको तब भरना है यदि आप 2019-20 के सेशन में बैठे हो, यानी आपके फाइनल है 2019-20 में हो रही है, यानी आपके पेपर 2020 में अभी अप्रैल मई में हो, यहाँ एग्जाम होते, तब यहाँ अप्रैल होता, और एग्जाम आपको पता है कोरोना के कारण हुए नहीं, तब आपके लिए अप्रैल होता। लेकिन आप वैसे भी अनएलिजिबल हो जाते क्योंकि आपकी क्या है, एग्जाम डेट से पहले योग्यता पूरी नहीं होती, आप केवल एग्जाम में बैठे थे। तो ये किसी को भी नहीं भरना है, अपने किसी के लागू नहीं है, लागू नहीं करना है। और रही बात यहाँ हस्ताक्षर की, कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं लागू नहीं है तो अपन सिग्नेचर करें क्या? लागू नहीं है तो सिग्नेचर नहीं करने हैं, लागू हो तभी सिग्नेचर करना है, लागू नहीं तो सिग्नेचर नहीं करना, या सिग्नेचर मत करना और लागू नहीं कर देना। ये 99% कैंडिडेट के लागू नहीं है, चाहे आपने पीजी 2018 के में की हो, चाहे पीजी 2019 में की हो, चाहे बीएड 18-19 में कुछ भी की हो। बाकी ये चेकलिस्ट है, या आप अपने अकॉर्डिंग राइट या रॉन्ग का क्रॉस का चिन्ह कर दें अगर आप पे लागू होता है तो। ये अनुभव वाला, इसमें कोई भर्ती में कुछ भी नहीं है तो लागू नहीं कर दें, अनुभव का इस भर्ती में कोई मतलब नहीं है। अगर राजस्थान के मूल निवासी हैं तो हाँ कर दें, आवेदन के पूर्व भी आप उसी कैटेगरी में थे तो ये कैटेगरी वगैरह कर दें, यहाँ लागू नहीं कर दें। ये बाकी आपके सबको अनुरूप ही होगी, वैसे मैंने फॉर्म डिटेल पूरा भरा हुआ हूँ। इसके अलावा यहाँ कर दें न्यूनतम आयु 21 है, अधिकतम 40 है, और निर्धारित तिथि को विज्ञापन में आयु क्या है ये आपको मैंने कहा, आपको काउंसिल लेटर पर देखना, अगर ओल्ड है तो ओल्ड के अकॉर्डिंग कर दें, अगर वहां पर न्यू लिखा हो तो न्यू के अकॉर्डिंग कर दें। न्यू जुलाई 2020 है 1 जुलाई, ओल्ड 1 जुलाई 18 है। इसके अलावा ये सारे आपको कैंसिल करने हैं, इसमें कोई आपके, अगर आपको छूट लेनी है तभी टिक करें, छूट नहीं लेनी है तो क्रॉस करा दें। इसके अलावा अभ्यर्थी स्वयं को किस श्रेणी में मानता है, तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं क्रम संख्या, तो मैं बताता हूँ कोई क्रम संख्या नहीं लिखनी है, मैं खुद वहां जाके पूछ के आया हूँ, अच्छी तरीके सारी चीजें मैंने वहां से पूछी डाउट क्लियर करने के लिए। तो क्रम संख्या कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आप ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी मेल लिख दें, अगर फीमेल है तो ओबीसी फीमेल लिख दें, जनरल मेल है तो जनरल मेल लिख दें, जनरल फीमेल है तो फीमेल लिख दें, ईडब्ल्यूएस मेल जो भी है आप मेल फीमेल और लिख दें कैटेगरी वाइज, और कुछ भी क्रम संख्या कुछ नहीं लिखानी। ये सारे आपके अगर लागू छूट लेंगे तभी टिक करें, नहीं तो क्रॉस कर दें। इसके अलावा यहाँ आपको आवेदन के हस्ताक्षर करने हैं, और ये परिनिरीक्षा टिप्पणी इसको कुछ मत भरना, वो अपने आप कर लेंगे इसका बाद में। और ये अटेंशन फॉर्म, ये अटेंशन फॉर्म आपको पूरा अंग्रेजी में भरना है और कैपिटल में भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह डाल देना। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर यहाँ प्रेजेंट एज पॉइंट नंबर 7 में मेट्रिकुलेशन में एज कैसे करें, तो आपकी जो मार्कशीट है 10th की, और 10th की मार्कशीट के नीचे जो डेट लिखी हुई है जारी करने की रिजल्ट, उस दिन से आप अपने डीओबी से करके वो डेट ऑफ बर्थ जो वो यहाँ आयु लिख दें। इसके अलावा अटेंशन फॉर्म पे है, आपको जो है क्या करना है कि ये आपको स्कूल एंट्री, अगर डेट याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आपको चाहे याद हो चाहे याद नहीं हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, जुलाई से आपका जो सेशन आपको पता है जून या जुलाई में एडमिशन होता है तो जुलाई लिख दें, और एंड जून कर दें, जुलाई जून कर दें। अगर प्राइवेट है तो कुछ करें नॉन, जैसे मेरे ये प्राइवेट थी तो मैंने क्या लिख दिया, नॉन कॉलेजिएट, क्योंकि प्राइवेट में कोई एडमिशन की तिथि वगैरह नहीं होती है, प्राइवेट एडमिशन दिसंबर में होते हैं और वो अलग अलग दिनों में चलते रहते हैं, कब तक उनका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ नॉन कॉलेजिएट लिख दें। अगर रेगुलर की है तो उनकी आप जुलाई जून लिख दें, जैसे जुलाई मैंने लिख दिया जुलाई जून वैसे लिख दें। ये नील कर दें, आपके लागू नहीं है। दो आप जो आपको गांव में जानते हो उनके नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिख दें, सिग्नेचर कर दें यहाँ आपने, और यहाँ पर एक गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवा के और सील लगवानी है अटेंशन फॉर्म पे। तो ये थी आपके लिए जानकारी। तो आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ, डिटेल फॉर्म उसकी 2 कॉपी निकलवानी है, काउंसिल लेटर की 1 कॉपी निकालनी है, और डिटेल फॉर्म पे 2 कॉपी निकालेंगे तो 2 अटेंशन फॉर्म हो जाएंगे। तो दोनों अटेंशन फॉर्म पे एक ही गजेटेड के क्या करवाना है, आपको सील करवा के, सील लगवा के सिग्नेचर करवा लेने, ठीक है, हो जाएगा आपका अटेंशन फॉर्म। और इसके अलावा जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी करवा के, फोटोकॉपी पे सिग्नेचर कर दें और लगा दें। और लगाने कैसे आपको मैं बताऊं, जो फाइल वाला धागा आता है उससे आप अंदर से बांध लें, फाइल के धागे से होल निकाल के, अगर वहां आप नहीं निकाल के ले जाएंगे तो भी वहां पर सुविधा है, आप वहां पर निकाल के बांध सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले पर देखो काउंसिल लेटर सेट कैसे करना है, सबसे पहले परपत्र 2 करना है, सबसे पहले परपत्र 2 करना है, फिर परपत्र 1, ठीक है, फिर दोनों डिटेल फॉर्म, ध्यान रखना दोनों डिटेल फॉर्म फिर पीछे साथ में ही लगाना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी आपको इस प्रकार लगाना है। तो
इसके अलावा कुछ कैंडिडेट के आय प्रमाण पत्र वाली भी समस्या आ रही थी कि सर आय प्रमाण पत्र वाली, तो मैं बताऊं जिन्होंने फीस में छूट ली है, अगर उनके आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आय प्रमाण पत्र वहां आय प्रमाण पत्र दे दें। मैं खुद आय प्रमाण पत्र लेके आया हूँ। आय प्रमाण पत्र केवल नोटरी वाला चाहिए, नोटरी करवानी है आपको। तहसील में जो भी वकील होते हैं नोटरी वाले कर देते हैं, 20-30 रुपए लेते हैं, नोटरी करवा लो। पीछे आय के जो बनाओगे तो 2 जो है अधिकार है, जिसमें आपके चाहे गजेटेड होता है पंच सरपंच, गांव में कोई भी हो, पार्षद वगैरह शहरों में जो भी होते हैं उनकी सिग्नेचर करवा लो 2 जनों के, और नोटरी करवा के वहां आय प्रमाण पत्र ले जाना है। बस अगर आय प्रमाण पत्र नहीं ले जाना चाहते हो तो आप ये प्रार्थना पत्र है, ये देखो ये मेरे पास प्रार्थना पत्र निकला है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिफेंस की जो राशि है यहाँ पर आपके आवेदन क्रमांक, रोल नंबर लिख के, अपना नाम वगैरह लिख के, रोल नंबर, आवेदन संख्या, पता लिख के आप संलग्न कर दें। एक पोस्टल ऑर्डर है, ये भी आपको क्या करना, अलग से नहीं देना, ये एप्लीकेशन और साथ में 100 रुपए का पोस्ट ऑर्डर। डिफरेंस राशि 100 रुपए है। जैसे ओबीसी की बात करें तो 100 रुपए डिफरेंस राशि है, क्योंकि फीस 250 थी और छूट लेने पर 150 लगी थी, 100 रुपए। तो 100 रुपए का पोस्ट ऑर्डर यहाँ पीछे लगा के ये वहां पर भी क्या करनी है, एप्लीकेशन के साथ में लगेगी। जो 50 वाला पोस्ट ऑर्डर है वो तो खुला रखना है, कि वो तो सभी के लिए है, और ये केवल जो जिन्होंने छूट ली है और डिफरेंस जमा करा उनके लिए। तो ये फॉर्म के काउंसलिंग लेटर है, इनके साथ में लास्ट में लग जाएगा आपके। ठीक है, तो अब बताओ, आपके लिए ये जानकारी थी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और पावर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और भी किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा।